तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमरजीत साइंस के में। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ठीक है, ऑक्सीकारक एवं अपकारक के बारे में। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में देखा था ऑक्सीकरण क्या होता है, अपकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे कि अपकरण की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा होता है। जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, तो वह पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपकारक कहते हैं। उल्टा हुआ ना, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपकारक, ठीक है, और जिस पदार्थ का अपकरण होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा समझना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, ठीक है, सेम है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तब वह ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखते हैं जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकारक, ठीक है, अपकारक कहते हैं, ठीक है। देखो, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वह पदार्थ ऑक्सीकृत होगा, एकदम होगा। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपकारक कहते हैं। अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखना है, ठीक है। उसके नीचे लाइन से क्या लिखेंगे? जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का क्या होगा? उसमें जुड़ रहा है तो इसमें निष्कासन होगा। जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, जब कोई पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तब वह पदार्थ क्या होगा? अपकृत होगा। तब वह पदार्थ अपकृत हो जाता है, अपकृत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखना जिस पदार्थ का क्या होता है? अपकरण होता है। जिस पदार्थ का अपकरण होता है, जिस पदार्थ का अपकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। जिस पदार्थ का अपकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक और अपकारक मतलब कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, ये छोटा सा उल्टा समझना है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको अपकारक कहेंगे और अपकरण हो रहा है तो उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन के ऊपर ऑक्सीकरण एवं अपकारक का मतलब अपकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपकरण का प्रभाव किसके ऊपर? हमारे दैनिक जीवन के ऊपर, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं। लिख सकते हैं हमारे दैनिक, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन के ऊपर किसका? ऑक्सीकरण एवं अपकरण का प्रभाव, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं अपकरण का प्रभाव, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन के ऊपर ऑक्सीकरण एवं अपकरण का प्रभाव। तो देखिए क्या क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले आप सुना होगा संक्षारण। क्या? संक्षारण।
अगर आप बाज़ार से कोई सामान खरीदते होंगे, ठीक है, तो खरीदते समय क्या होता है, वो नया होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, पुराना हो जाता है, ठीक है। मतलब जो उसमें पहले से चमक था वो क्या होता है, गायब हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे अगर कोई लोहा से बनी वस्तु को आप लाते हैं तो उसमें देखना उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होता है, वो हवा या वायु के संपर्क में आकर क्या होता है, धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो क्या हो रहा है, वो धातु वाला जो पदार्थ था वो प्रभावित हो रहा है, किससे, वातावरण से, ठीक है। तो प्रभावित कई प्रकार से हो सकते हैं। वातावरण में क्या क्या उपस्थित होता है, जलवाष्प भी होता है, ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, अम्ल भी होता है, लवण भी होता है, या अन्य पदार्थ होता है, ठीक है। तो जो पदार्थ जिसके संपर्क में आता है उससे प्रभावित हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, संक्षारण। तो संक्षारण क्या है, एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है कि जब धातु युक्त पदार्थ को, ठीक है, वातावरण के संपर्क में रखते हैं या वातावरण के संपर्क में आने से, ऐसे लिख सकते हैं, धातु युक्त पदार्थ वातावरण के संपर्क में आने से, ठीक है, वातावरण में उपस्थित जलवाष्प, वायु, अम्ल एवं अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके या उसके संपर्क में आकर क्या होता है, प्रभावित होने लगता है। प्रभावित करने का मतलब या तो उसके ऊपर जंग लगेगा, संक्षारण होगा, मतलब जंग लगने लगेगा, ऐसा भी तो हो सकता है, नष्ट होने लगता है, या तो उसके ऊपर अलग परत जम जाता है। तो लोहा में क्या होता है, लोहा नष्ट होने लगता है। तो सेम उसी प्रकार से एल्युमिनियम को देखा जाए तो एल्युमिनियम नष्ट होता है नहीं, भले उस पर परत जम जाता है लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से देखो सिल्वर है तो सिल्वर के ऊपर में काले रंग की परत जम जाती है, ठीक है। कॉपर है मतलब तांबा का कोई बर्तन है तो उसके ऊपर में भी क्या होता है, हरे हरे रंग का कुछ परत जम जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब धातु युक्त पदार्थ है और वातावरण के संपर्क में आकर वो किसी न किसी चीज़ से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, उसके ऊपर मतलब परत जमा लेता है या तो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि जब धातु युक्त, ठीक है, जब धातु युक्त पदार्थ वातावरण में खुला, ठीक है, वातावरण में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर ठीक है, एक सेकेंड, क्या खुला छोड़ दिया जाता है तो आगे लिखना वह, तो वह वातावरण में उपस्थित, वातावरण, ठीक है, वातावरण में उपस्थित क्या, वातावरण में उपस्थित वायु, जलवाष्प, अम्ल एवं अन्य पदार्थ के संपर्क में आकर अन्य पदार्थ के संपर्क में आकर वह नष्ट होने लगते हैं। क्या होता है, नष्ट होने लगते हैं, वह नष्ट होने लगते हैं या उसके ऊपर क्या होता है, या उसके ऊपर परत जमने लगती है, ठीक है, उसके ऊपर परत जमने लगती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है, संक्षारण कहते हैं। जैसे समझ सकते हो क्या होता है, लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में जंग लगना। सेम उसी प्रकार से चांदी के ऊपर काली रंग का परत जम जाना, ठीक है, चांदी के ऊपर काली रंग का परत जम जाना, ठीक है। सेम उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है, चांदी के ऊपर काले रंग का परत जम जाना। फिर तांबा के बर्तन में या और कोई वस्तु हो सकता है, तांबा के ऊपर हरी रंग का परत
जम जाना, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काले रंग का परत जम जाना, तांबा के ऊपर हरे रंग का परत जम, ये सब क्या है, ये संक्षारण प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो सबसे पहला था संक्षारण। फिर उसके बाद देखते हैं भोजन के पाचन में, क्या भोजन के पाचन में, ठीक है। भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण का क्या प्रभाव होता है। देखिए हमारा भोजन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ठीक है। तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, श्वसन क्रिया के दौरान पहले क्या होता है, विघटन होता है। तो विघटन करने से उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और हमारे शरीर में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है उसमें क्या मौजूद होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो उन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर मतलब अभिक्रिया करके जो ग्लूकोज होता है वो क्या निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो श्वसन क्रिया के तौर पर बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जो ऊर्जा प्राप्त होता है वही तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें वही लिख सकते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च अब मतलब क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में अपघटित होकर कार्बन किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है और यह ग्लूकोज मतलब कोशिकाओं में मौजूद किसके, कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है और जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो ये आप लिख सकते हो। चलिए देखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं कितना होता है। क्या बोलेंगे कि भोजन के पाचन में, देखो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट ये तो होता है भोजन में हमारे ज़्यादातर, ठीक ना। ऐसा भी होता है विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, एक प्रोटीन होता है, वसा होता है, सब होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट देखो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया के दौरान, किसके, पाचन क्रिया के दौरान जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, अपघटित होगा दौरान स्टार्च, ठीक है। स्टार्च अपघटित होकर हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाचन क्रिया के दौरान स्टार्च अपघटित होकर ग्लूकोज का निर्माण करता है, किसका, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। यह ग्लूकोज कोशिकाओं में मौजूद, कैसे, कोशिकाओं, ठीक है, कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं ऊर्जा का निर्माण करता है, जल एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो बाहर निकाल दिया जाएगा श्वसन क्रिया के द्वारा, तो यहाँ पे वही लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। एवं प्राप्त ऊर्जा क्या होता है, प्राप्त ऊर्जा शरीर के लिए आवश्यक होता है,
शरीर के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक होता है, ठीक है। जैसे देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये तो होता है। किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जो कोई कंपाउंड मौजूद है ऑक्सीजन के साथ में, इधर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और साथ ही ऊर्जा देगा। तो ये तो बाहर निकल जाता है श्वसन क्रिया के दौरान और ये हमें प्राप्त होता है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। अब इसको संतुलित करने के लिए कितना हो गया, 12, देखो हो गया, 1 सेकेंड, 6 दूनी 12, नहीं 3 दूनी 6, कितना हो गया, मतलब 3, गड़बड़ है। देखिए 6, ये तो 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 ऑक्सीजन इधर हो गया, इधर कितना हो गया 6, यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। C6H12O6 + O2 का जो प्रभाव तो हमारे भोजन के पाचन में भी होता है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और आता है, क्या, विकृति गंधिता, ठीक है। विकृति गंधिता या फिर भोजन को दुर्गंधित होना, मतलब भोजन कैसे खराब हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा भोजन, मतलब कौन से भोजन जल्दी खराब होगा, जो तेल वाला होगा वह बिना तेल वाला। तो आप भी सोच सकते हो कि जो तेल वाला भोजन होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, वसा मौजूद होता है। तो जब वसा युक्त भोजन को जो हवा के संपर्क में आता है तो जल्दी खराब होता है, और मतलब जो उसका स्वाद होता है वो अप्रिय हो जाता है। बस यही विकृति गंधिता इसको भी बोलते हैं, या फिर भोजन को दुर्गंधित होना। तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। जो तेल युक्त पदार्थ होता है उसको क्या करेंगे, उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाएंगे या फिर एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिऑक्सारी, मतलब प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर जो उसका जो क्या होता है, मतलब ऑक्सीकरण होता है, उसके ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में, मतलब ऐसा बर्तन लाएं कि उसमें से मतलब वायु प्रवेश कर ही नहीं सके, ठीक है। तो उसका उपयोग भी करके हम भोजन के जो विकृति गंधिता है या तो खराब होता है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और भी कारण है, जो रेफ्रिजरेटर है उसका उपयोग करके भी किया जा सकता है, कि मतलब ऐसे करके हम भोजन के जो ऑक्सीकरण होता है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, चलिए देख लेते हैं उसको भी क्या होता है। विकृति गंधिता, या इसे क्या बोलेंगे, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित, भोजन का दुर्गंधित होना, भोजन का दुर्गंधित होना, ठीक है। तो भोजन कैसे दुर्गंधित होता है और कौन सा, ये तो पहले हमने देख लिया कि जब वसा युक्त भोजन होता है वो जल्दी दुर्गंधित होता है। इसमें सिर्फ लिखना है वसा युक्त, वसा या तेल युक्त भोज्य पदार्थ, ठीक है। भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, ऑक्सीजन के कुछ समय के बाद, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि पदार्थ, भोज्य पदार्थ कुछ समय बाद, किसके संपर्क में आकर, ऑक्सीजन के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर, यहाँ पे लिख सकते हो हवा के संपर्क में आकर, हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीकृत, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इसका स्वाद क्या होता है, अच्छा होगा कि खराब होगा, खराब हो जाएगा, अप्रिय होने लगता है। इसका स्वाद अप्रिय हो जाता है, ठीक है, अप्रिय हो जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, जिसे विकृति गंधिता कहते हैं,
जिसे विकृति गंधीता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण, ठीक है, भोजन के ऑक्सीकरण के रोकथाम के उपाय। ठीक है, रोकथाम के उपाय, इसकी क्या उपाय है, मतलब कि भोजन को ऑक्सीकरण होने से बचाया जा सके। तो सबसे पहला उपाय क्या करेंगे, मतलब तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थ होगा उसमें प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट मिला देंगे। ठीक है, वसा युक्त भोजन में, ठीक है, भोजन में एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक। देखो वसा युक्त या मतलब देखो वसा युक्त भोजन में एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, क्या क्या लिखा रहा है जी, मिलाकर ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। किसके ऑक्सीकरण को, भोजन के ऑक्सीकरण को, ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगर तेल या वसा युक्त भोजन है उसको अगर हम वायु से अलग कर दें तब, मतलब ऐसे बर्तन का उपयोग करें जिसमें वायु प्रवेश ही न करें, फिर भी तो रोका जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वायुरुद्ध बर्तन, वायुरुद्ध बर्तन का उपयोग करके, ठीक है, वायुरुद्ध बर्तन का उपयोग करके भोजन के ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। भोजन के ऑक्सीकरण को, ठीक है, ऑक्सीकरण, ठीक है, भोजन के ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता है। ठीक है, मतलब वायुरुद्ध बर्तन का उपयोग करके हम भोजन के ऑक्सीकरण को कम कर सकते हैं। ये तो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उसके तापमान को मेंटेन करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसके तापमान को मेंटेन करके भी हम ऑक्सीकरण को कम कर सकते हैं, यानी कि फ्रिज का उपयोग करके, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके। ठीक है, आगे देखते हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके किसके मतलब कैसे कम कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का उपयोग करके भोजन के ऑक्सीकरण को, भोजन के ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। यहाँ पे लिखते हैं कम किया जा सकता है, बिल्कुल तो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार खाना बनने के बाद में उसको लाइफ टाइम तक वैसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं ख़राब होगा, मतलब कम किया जा सकता है। ठीक है, को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा भोजन के ऑक्सीकरण को कम करने का उपाय था, रोकथाम करने का उपाय था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो पक्का आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, आगे और भी सब कुछ अपलोड होते जाएगा। ठीक है, सारे वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।